Hello everyone. Today we are discuss the most important four constant of elasticity, which is known as elastic constant. Which is known as elastic constant. And number one is Young's modulus, and number two is bulk modulus. Number three is modulus of rigidity, and finally is a very important ratio, Poisson ratio. These are four of the very most important constant of elasticity, which is known as, therefore it is known as the elastic constant. When we talking about the elastic constant, then understood we are talking about the about four constant. Okay, यानी जब कभी हम एक बात कहते हैं कि हम प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में बात करें, तो इसका मतलब ये चारों कांस्टेंट उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? इसमें यहाँ से डेरिवेशन आता है पेपर में, एक क्वेश्चन यही है इंपॉर्टेंट जो यहाँ से पूछा जाएगा आपसे। इन चारों कांस्टेंट में दो फार्मूले डिराइव होते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो फार्मूले और इनकी डेफिनेशन। ये दो क्वेश्चन जो आज आपको डिस्कस करूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही पेपर में पूछा जाएगा यहाँ से 100%। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला डिराइव करने से पहले इन चारों की डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि चारों की डेफिनेशन क्या होती है, मतलब बेसिक आइडिया इनका क्या है। ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं यंग्स मॉडल्स। ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, इसको हिंदी में बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तो आपने पढ़ा है, नो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को डिस्कस करते हैं। देखिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि यंग्स मॉडल्स डेफिनेशन है विद इन, देखो ये तो कॉमन है सब में, ये मैंने नहीं लिखा है नीचे, पर ये सब में लिखना ही है, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्योंकि मैंने कल आपको कहा था कोई भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कोई भी फॉर्मूला डिराइव करें तो विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की बात हम करेंगे। अगर हम आउट ऑफ द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी बात करते हैं, फॉर्मूले डेरिवेशन सब ओबे नहीं करते, ये काम मतलब नहीं करेंगे, क्योंकि हम विद इन लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी की डिस्कस कर रहे हैं। ओनली इलास्टिसिटी तक वो फोर्स लगेगा, वापस आएगा, लेकिन उसके बाद वो वापस आएगा नहीं। ओके, तो विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। बेटा यहाँ पे स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस का मतलब वही है जो कल आपने पढ़ा था, प्रतिबल वही है, फोर्स अपॉन एरिया। बस यहाँ पे क्या होगा कि जैसी नीचे स्ट्रेन होगी उसके हिसाब का हम स्ट्रेस लिखेंगे ऊपर। जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात हो रही तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेन की बात हो रही तो टेंजेंशियल शियर स्ट्रेन हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस का मतलब वही है कुल मिला के। ठीक है, द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी कि अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी यंग मॉडुलस कहते हैं। यंग मॉडुलस यानी y से डिनोट करते हैं इसको। y इक्वल टू होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। प्रतिबल का फॉर्मूला कल क्या बताया, फोर्स अपॉन एरिया इनटू अनुदैर्ध्य विकृति का फॉर्मूला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। घूमकर ऊपर गया तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यूनिट यही रहेगी, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, स्ट्रेस की यूनिट होती है। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नंबर 2 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट है, ये आपने अभी तक डिस्कस नहीं किया। बल्क मॉडुलस यानी बल्क नियतांक क्या होता है, देखिए विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी लिख दिया। द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री पर स्ट्रेस लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस। अब यहाँ पे हमने स्ट्रेस में फोर्स नहीं दिया, एक्चुअली फोर्स भी आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिकॉज देखिए क्या आपने बेसिक फार्मूला पर प्रेशर इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, याद है आपको। और इसी को तो हम स्ट्रेस कह रहे हैं, स्ट्रेस भी तो यही है, फोर्स अपॉन एरिया। बट जब स्ट्रेस बिल्कुल परपेंडिकुलर लगता है, 90 पर लगता है, 90 डिग्री पर, तो उसको हम P बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, P बोल देते हैं, यानी कि प्रेशर जिसको हम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसलिए हमने P लिख दिया होगा। द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस में 90 डिग्री का स्ट्रेस है तो फॉर्मूला क्या है, P लगा देंगे, बात नहीं है। P टू द वॉल्यूम स्ट्रेन यानी अनुदैर्ध्य वॉल्यूम स्ट्रेन सॉरी आयतन विकृति के अनुपात को बल्क मॉडुलस कहते हैं। यानी द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का K इक्वल टू होता है डेल्टा P अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कल बताया था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। यहाँ पे माइनस इसलिए लगा बेटा क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा ना, जब हम प्रेशर देंगे तो वॉल्यूम क्या देगा, ऐसा समझिए। डेल्टा P का मतलब क्या है, V2 माइनस V1, मेरी बात समझिए, माइनस P लगाया। जब हम किसी कंटेनर में मान लो इसमें कुछ भी लिक्विड भरा हुआ है, इसका प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डालने से क्या होगा, इसका पहला वॉल्यूम मान लो V1 है,
ठीक है, पहला वॉल्यूम कितना है V1। जब आपसे प्रेशर लगाओगे तो मान लो वॉल्यूम यहाँ तक आ गया, तो ये वॉल्यूम कितना आ जाएगा V2। V2 हमेशा क्या होगा, V1 से कम होगा, कंफर्म है। यानी कि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा, तो ये वैल्यू कम ये वैल्यू ज्यादा, तो ये हमेशा माइनस में आंसर आएगा। तो डेल्टा बी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हो रही, इसलिए डेल्टा बी के साथ हमने क्या लगा दिया, माइनस। इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, मिनिमाइजिंग हो रहा है। तो माइनस डेल्टा बी अपॉन वी घूम कर ऊपर चला गया, तो डेल्टा पी इंटू वी अपॉन डेल्टा बी। आपको डेरिवेशन इसके फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखना है कि इसका के का फॉर्मूला क्या होता है, वाई का फॉर्मूला क्या होता है, अब जो नीचे पड़ेगा उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ द रेशियो ऑफ द ये लिखना है, नॉर्मल स्ट्रेस टू वॉल्यूम स्ट्रेन इज नोन एज बल्क मॉडुलस, द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग मॉडुलस, लास्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये भी आपने थोड़ा थोड़ा सा पहले पढ़ा है, इसका नाम भी सुना होगा, इसको बोलते हैं दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक ईटा। देखिए क्या डेफिनेशन है, वो सही में रहेगा, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी द रेशियो ऑफ द टेंजेंशियल स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। कल मैंने आपको एक फिगर समझाया था, मैंने आपको कहा था कि ऊपर से जब फोर्स लगाएंगे तो नीचे का प्लेन फिक्स कर दो, तो ऊपर वाला फोर्स लगने से क्या होगा, ऊपर का हिस्सा मूव हो जाएगा। तो वो टेंजेंशियल फोर्स होता है, वहां पे कौन सा फोर्स लगता है, टेंजेंशियल, उसकी स्पर्श रेखा के अनुरूप। तो इसलिए हमने उस स्ट्रेस का नाम दे दिया टेंजेंशियल स्ट्रेस, पर लेकिन है स्ट्रेस ही टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन थीटा। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द शेयरिंग स्ट्रेन। कल बताया था शेयरिंग स्ट्रेन इक्वल टू स्ट्रेस और स्ट्रेस का फोर्स अपॉन एरिया इनटू थीटा। नो प्रॉब्लम। तो ये तीन कांस्टेंट आपने देखे, इसको डिनोट करते हैं बेटा ईटा से, इसको इससे डिनोट करते हैं ईटा से, डिनोट करते हैं ईटा से, और इसको किससे डिनोट करें, के से, और इसको डिनोट करते हैं बेटा किससे, कैपिटल वाई से। अब लास्ट कांस्टेंट जो हमारे पास बचा वो बचा पॉइजन रेशियो। व्हाट इज पॉइजन रेशियो, इसको देखना है थोड़ा, ठीक है। तो मैं यहीं से आपको बताता हूं पॉइजन रेशियो। तो मैं यहीं इसमें डेफिनेशन डाल देता हूं, तो देखिए जरा पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो इसको बोलते हैं पॉइजन नियतांक। द रेशियो ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, कौन सी स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन टू, एक नई स्ट्रेन के बारे में आप डिस्कस करेंगे बेटा, lateral strain is known as Poisson ratio, Poisson ratio को डिनोट करते हैं सिग्मा। व्हाट इज lateral strain एंड longitudinal, तो बेटा आप जानते हो, तो सिग्मा इक्वल टू longitudinal strain अपॉन lateral strain। व्हाट इज lateral strain, lateral strain को आप समझिएगा। longitudinal तो क्या था, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ अपॉन, अब यहां पे सॉरी ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ पे आई थिंक हाँ हमने थोड़ा सा उल्टा कर दिया बेटा, ये थोड़ा सा पहले आना है, lateral strain पहले आना है, lateral strain टू longitudinal strain, ये ऐसे बोलते हैं, ठीक है। lateral strain टू longitudinal strain, यानी कि lateral strain अपॉन longitudinal strain, ठीक है। व्हाट इज lateral strain, lateral strain का मतलब है कि जब कोई वायर है सपोज आपके पास, आपने उस पर फोर्स लगाया, स्ट्रेस लगाने से क्या होगा कि कुछ चीजों पे चेंज आएगा, मतलब इलास्टिसिटी यही है, तो उसका वो डायमीटर की बात हम कर रहे हैं, यानी कि डायमीटर, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, यानी व्यास में कितना परिवर्तन आया और अपॉन ओरिजिनल व्यास यानी ओरिजिनल डायमीटर कितना था, वो उसको क्या बोलते हैं बेटा, lateral strain। व्हाट इज lateral strain, lateral strain इक्वल टू चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, यानी कि व्यास में परिवर्तन बटे प्रारंभिक व्यास, और longitudinal strain तो वही है डेल्टा एल अपॉन एल। अब इसको आप थोड़ा सा वैसे करके लिखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल इंटू एल अपॉन डी, ये है आपका सिग्मा, ये क्या हो गया आपका सिग्मा। इन सभी फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे ही यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होना है बेटा,
ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा सबसे पहले तो डेफिनेशन चारों क्लियर हो गया आपको। डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होने के बाद इनके रिलेशन निकलते हैं, इनके बीच में फॉर्मूला निकलता है, वो फॉर्मूला आपको डिराइव करना है कि वो फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन के साथ साथ आपको इसका फॉर्मूला जो भी तक हमने बताया इसमें उन सबको ध्यान रखना है। पॉइजन रेशियो का भी, सबका यंग मॉडुलस का भी, बल्क मॉडुलस का भी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का भी, ये चार कांस्टेंट होंगे जिनके नाम हम एक साथ लिख सकते हैं, वाई के थीटा सिग्मा। और ये चारों क्या कहलाते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट। एक साथ भी बोल सकता है इलास्टिक कांस्टेंट। क्या कहलाते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट। क्लियर। तो अब देखिए डेरिवेशन पे चलते हैं। हाँ तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन जरा डिस्कस कर लेते हैं। यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, इस यूनिट से अगर कुछ आएगा तो वो यही आएगा। जरा क्वेश्चन देखिए, डिड्यूस द रिलेशन अमंग इलास्टिक कांस्टेंट दैट इज y equal to 3k 1 minus 2 sigma, y equal to 2 eta 1 plus sigma, y equal to 9k eta 1 upon 3k plus eta, 9 upon y equal to 1 upon k plus 3 upon eta and sigma equal to this। ये है 1 2 3 4 5 रिलेशन आपके सामने हैं पेपर में। इन 5 में वो कोई एक रिलेशन या दो रिलेशन आपको पूछेगा। हो सकता है वो आपसे ये फॉर्मूला निकलवाए सिर्फ और ये वाला। मेनली अगर आपको बताऊं तो ये दो ही है, ये वाला और ये वाला, ये दो मेन है। एक्चुअली ये जो तीन फॉर्मूले ये आपके सामने हैं, ये तीनों फॉर्मूले यहां तक पहुंचते पहुंचते अपने आप निकल जाते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा घुमाने के लिए बच्चों को, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा करने के लिए, उनको ऐसा लगता है कि बच्चों को प्रेशर हो इस चीज का कि बहुत सारे फॉर्मूले हो, तो नहीं। देखिए जरा सबसे पहले तो बात सुनो, अगर वो केवल इतना बोलता है कि फॉर्मूला निकालो इनके बीच में, ये नहीं बोलता कौन सा निकालना ये नहीं बोलता, तब आपको सिर्फ पहला और लास्ट वाला निकालना, क्योंकि इन दोनों फॉर्मूलों में चारों कांस्टेंट आ चुके हैं। देखो y के सिग्मा इसमें आ गया, बचा बोल ईटा इसमें आ गया, सिग्मा भी इसमें आ गया, के भी इसमें आ गया। क्लियर हो रही बात। तो अगर वो केवल ये बोलता है डिड्यूस द फॉर्मूला अमंग बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, ये बोला सिर्फ, उसने ये नहीं बोला कौन सा निकालना, तो आपको क्या करना है, एक तो निकालना है ये वाला फॉर्मूला जो हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर निकालना डायरेक्ट ये। बट आपको बता दो यहां तक पहुंचने के लिए इनका निकलना जरूरी है, ये बीच में अपने आप निकल जाएंगे, इसलिए वो क्या करता है क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आज हम फिलहाल इस पर डिस्कस करेंगे y इक्वल टू 3k 1 माइनस सिग्मा, और कल हम डिस्कस करेंगे इस वाले फॉर्मूले पे, यानी इसको निकालने के लिए ये भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे, फिर लास्ट में फाइनल सिग्मा इक्वल टू दिस। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलास्टिक कांस्टेंट का अगर क्वेश्चन पूछता है सिंपल कि यूज द फार्मूला बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, पहला निकालेंगे लास्ट वाला बात खत्म। लेकिन अगर वो फार्मूला देगा ऐसा ही जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, फिर तो आपको 1 बाय 1 करके सारे निकालते चलना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट सबसे पहले फार्मूला निकलेगा y इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। क्लियर। तो देखिए कैसे, ये हमने क्यूब लिया बेटा, इसकी साइड l है, साइड कितनी लिया बेटा इसकी l, तो क्यूब यानी घन की सारी साइड क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, इस पे सभी फेसेस पे जो है स्ट्रेस लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फोर्स लगने से क्या होगा, मान लो सपोज करो कि आपने इस तरफ फोर्स लगाया, अब तो मेरी बात को जरा ध्यान सुनना इसमें, क्योंकि थोड़ा इमेजिनेशन करना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। इस तरफ फोर्स लगाया P, तो इस तरफ खिंच जाएगा क्यूब, एक्सटेंशन हो जाएगा, इस तरफ बढ़ जाएगी वैल्यू। इस तरफ वैल्यू बढ़ने से ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों कम हो जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अगर आप x एक्सिस में एक्सटेंशन कर दो, एक्सटेंशन का मतलब उसे बढ़ाते हो, तो y एक्सिस में और z एक्सिस में इक्वल डिक्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर होगी बात, क्योंकि प्रेशर इक्वल लग रहा है, तो जितना एक्सटेंशन x एक्सिस की तरफ होगा, जब आप x की तरफ देखोगे तो x की तरफ हुआ, लेकिन जब आप y की तरफ एक्सटेंशन करोगे, मान लो y की तरफ देखिए कितना एक्सटेंशन होगा फोर्स लगने से, क्योंकि प्रेशर इक्वल है मतलब फोर्स इक्वल है, तो जितना एक्सटेंशन x में हुआ था सेम इतना ही किसमें होगा, y में। और जितनी जो कमी हुई जब आपने x को खींचा तो y में भी कमी आई थी, z में भी कमी आई थी, तो वो सेम कमी किस में भी आएगी, x में भी आएगी। सेम ऐसे ही अगर आप z एक्सिस को एक्सटेंशन करते हो, z एक्सिस को बढ़ाते हो, तो जितनी कमियां z पे आई थी पहले y में, उतनी कमी किसमें आएगी, x में भी आएगी और y में भी आएगी। और जितना इंक्रीमेंट यानी जितना x बढ़ा था सेम उतना ही z बढ़ेगा। ठीक है, सेम उतना ही y बढ़ेगा, सेम उतना ही x। यदि तीनों बढ़ेंगे तो बराबर बढ़ेंगे और घटेंगे तो बराबर घटेंगे। तो इसलिए हम केवल x का देख लेते हैं फॉर्मूला, उसके बाद हम सिमिलरली करके लिख देंगे उसको। देखिए सबसे पहले है
हम एक्स एक्सिस का लेंगे तो देखिए एक्सटेंशन इन एक्स एक्सिस। एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे, मतलब कितना वैल्यू बड़ी एल। देखिए आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होती है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा आपने, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ पढ़ा था ना। कितना लेंथ बढ़ी ये देखना चाह रहे हैं, तो कितना चेंज आया ये तो देखना है कि कितना चेंज आया। तो डेल्टा एल चेंज आया मान लो, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ यहां से। डेल्टा एल की वैल्यू आएगी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इनटू स्मॉल एल। व्हाट इज स्मॉल एल? स्मॉल एल इज ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? अब देखिए यहां से आ रहा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। आपने अभी अभी y का फॉर्मूला पढ़ा था, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बेटा यहाँ पे एक चीज मेरी तरह क्लियर कर लो, ये जो P है, P ये स्ट्रेस है, ये क्या है स्ट्रेस। जहां जहां भी आपने स्ट्रेस फॉर्मूला में पढ़ा था, प्रतिबल पढ़ा था, वहां पे P लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? P लिख रहे हैं। क्योंकि वैसे तो यहाँ पे P का यूज है नहीं, P तो कट जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर आप F भी लिख के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन F स्ट्रेस को स्ट्रेस ही लिखते हैं, उसका कोई सिंबल नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे P लिख के चले। समझो कि स्ट्रेस का मतलब क्या है, P है यहाँ पे। क्लियर? तो y इक्वल टू क्या था फॉर्मूला बेटा, यंग्स मॉडुलस का, y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यही तो था, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहां से अनुदैर्ध्य विकृति की वैल्यू कितनी आएगी जरा बताना, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की वैल्यू। ये आप साइड में लिखते रहना बिकॉज़ करके फॉर्मूले। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा यहां से p अपॉन y इनटू l, यही तो आएगा p अपॉन y इनटू l। तो ये आया एक्सटेंशन किसमें, x एक्सिस में। और बेटा आपको बता दें जितना एक्सटेंशन x एक्सिस में आया सेम उतना ही किसमें आएगा, y में, z में, जब हम y और z को बढ़ाएंगे। फिलहाल हम पहली बात करें, x को आपने बढ़ाया, फिर हमें निकालना है कि कितना y जो है कितना घटा और z जो है कितना घटा, ठीक है। तो अब क्या निकालेंगे, डिक्रीमेंट इन, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको भी एक्चुअली रिलेशन, चलो हमें फिलहाल हम यही रिलेशन निकाले y इक्वल टू 3 के, और बाकी रिलेशन हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। अब देखिए ये तो हमने निकाला कि भाई कितना एक्सटेंशन हुआ। अब हमें क्या चाहिए, कंपैरिजन। कंपैरिजन माने कमी, कितना कम हुआ। कंपैरिजन किस किस में कमी आएगी जरा बताओ। जब आपने x को खींचा तो y में y कम हो जाएगा और z भी कम हो जाएगा। कंपैरिजन अलोंग y एक्सिस, सेम ऐसे जितना इसके अलोंग आएगा इतना z के अलोंग आएगा। क्लियर? तो कंपैरिजन का मीनिंग देखिए बेटा, यहाँ पे आपने लैटरल स्ट्रेन पढ़ा था, लैटरल स्ट्रेन इनटू इनिशियल लेंथ। व्हाट इज लैटरल स्ट्रेन? लैटरल स्ट्रेन मैंने भी आपको बताया चेंज इन डायमीटर अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये तो बताया था। तो बेटा आप ध्यान रखना जरा इसको, ये फॉर्मूला तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब कंपैरिजन निकालेंगे। देखो ये तो मैंने आपको इस फॉर्मूले से लिंक कर दिया, ये तो आपको ध्यान रहेगा। चेंज कितना हुआ, बढ़ा कितना, ये बढ़ना होगा, बढ़ना तो निकाल लिया। लेकिन अगर कमी निकालनी हो, कमी कैसे निकाले, कमी का फॉर्मूला है लैटरल स्ट्रेन इनटू ओरिजिनल लेंथ, जो भी आपने ओरिजिनल लेंथ देखी थी। और अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था सिग्मा का, अगर आपको याद हो तो आपने देखा था सिग्मा की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, चूंकि करके लिखते हैं लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, याद है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यहां से अगर हम सिग्मा की एलएस निकालें, लैटरल स्ट्रेन निकालें तो कितना आएगा बताओ, सिग्मा इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है बेटा, एक बार देखना बाकी तो सब सेम हो जाएगा। अब आगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, अभी निकाली थी यहां से, तो सिग्मा इनटू p अपॉन y इनटू l, सिग्मा इनटू p अपॉन y इनटू l। क्लियर होगी बेटा ये बात, ये चीज क्लियर है। अब जितना कंपैरिजन y एक्सिस में हुआ इतना ही किस में होगा, z एक्सिस में। तो कंपैरिजन अलोंग z एक्सिस वो भी कितना होगा, यहां लिख देता हूं सिग्मा इनटू p अपॉन y इनटू स्मॉल l। ये आपको अगर क्लियर हुआ तो बताइए, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको। इसके बाद हम आगे की बात करेंगे, ये समझ में आ गया। इतना
इंक्रीमेंट है एक्स एक्सिस में, जब एक्स एक्सिस में इतना इंक्रीमेंट होगा तो वाई एक्सिस इतनी घट जाएगी और जेड एक्सिस भी इतनी ही घट जाएगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब हम सब में बारी बारी से निकाल लेते हैं। केस टू समझ के या तो इसको केस टू कह लो, ये केस वन था। केस वन में क्या हुआ बेटा, आपने एक्स को बढ़ाया, वाई इतना घट गया, जेड भी इतना घट गया। अब केस टू क्या है, वाई को बढ़ा रहे तो एक्सटेंशन इन वाई। तो बेटा मैंने आपको क्या कहा, दोबारा सोचने की जरूरत नहीं, एक्सटेंशन यही निकलेगा। क्या होगा एक्सटेंशन, पी अपॉन वाई इंटू एल। अच्छा, जब वाई में एक्सटेंशन हुआ तो कौन कौन घटेगा, कंपेरिजन इन एक्स। तो कितना होगा कंपेरिजन, कमी कितनी आएगी, कमी इतनी आएगी हमेशा, सिग्मा इंटू पी अपॉन वाई इंटू एल। और कंपेरिजन इन वाई तो बढ़ा तो जेड भी घटेगा, सिग्मा इंटू पी अपॉन वाई इंटू एल। ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर कर लो। केस थर्ड क्या बचता है, केस थर्ड क्या बचता है, अब किसे बढ़ाएंगे हम, एक्सटेंशन किसमें करेंगे, किसकी तरफ फोर्स लगाएंगे, जेड एक्सिस। तो एक्सटेंशन इन जेड, जेड में कितना बढ़ा, तो बढ़ना तो यही है, बट इतना ही बढ़ेगा हर बार। तो जब जेड बढ़ेगा तो घटेगा कौन कौन, कंपेरिजन इन एक्स एक्सिस। तो एक्स में कितना कमी आएगी, सिग्मा इंटू पी अपॉन वाई इंटू एल। और कंपेरिजन इन वाई एक्सिस तो वो भी इतना ही होगा, सिग्मा इंटू पी अपॉन वाई इंटू एल। क्लियर होगी बात? ये चीज समझना बहुत जरूरी है। एक्स में इतना एक्सटेंशन हुआ। अब देखिए, अगर नेट एक्सटेंशन निकालो भाई, एक्स का एक्सटेंशन तो ये हो गया, इतना बढ़ रहा है एक्स, लेकिन पहले कितना था, अब कितना बचा वो देखना है। तो नेट एक्सटेंशन इन एक्स एक्सिस, तो बताइए जरा कितना हुआ, एक्स एक्सिस में नेट कितना, टोटल कितनी बड़ी होगी, टोटल कितनी बड़ी। देखिए ये आपको ओरिजिनल जो वैल्यू दी थी, देखिए क्या दी थी नेट एक्सटेंशन निकालने के लिए। देखिए ये एक्स एक्सिस में बढ़ा हुआ आया था, ये टोटल एक्स एक्सिस आएगी। इसमें से हमें देखना कि कितना मतलब कि बड़ी एक्स एक्सिस, तो कैसे नेट एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे, इसमें से माइनस करेंगे हम कौन सी वैल्यू, जो एक्स को बढ़ाने पर वाई घटा है और जेड घटा है। क्लियर हो रही मेरी बात? देखो एक्स इतना बढ़ा तो वाई कितना घटा, इतना घटा, और जेड भी इतना घटा। तो नेट जो एक्स बचा वो कितना बचा, तो कैसे निकालेंगे, एक्स का एक्सटेंशन निकाला आपने, फिर सबसे पहले माइनस करेंगे वाई का एक्सटेंशन, तो वाई का एक्सटेंशन कितना, सिग्मा इंटू पी अपॉन वाई इंटू एल। फिर माइनस करेंगे जेड का एक्सटेंशन, क्योंकि सेम है दोनों, तो सिग्मा इंटू पी अपॉन वाई इंटू एल। तो कितना आ जाएगा, अगर हम ध्यान दें यहां से पी अपॉन वाई इंटू एल आ गया कॉमन, तो अंदर वैल्यू क्या बची, 1 माइनस पी अपॉन वाई एल कॉमन आ गया, तो सिग्मा माइनस सिग्मा, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द 1 माइनस 2 सिग्मा। तो टोटल जो एक्स एक्सिस बढ़ी वो इतनी। क्लियर? यानी अब जो एक्स एक्सिस है वो पहले तो थी एल, अब वो कितनी हो गई, इतनी हो गई। क्लियर? सेम ऐसे ही नेट एक्सटेंशन इन वाई एक्सिस, तो वाई में भी तो नेट इतना ही होगा क्योंकि सब वैल्यू सेम है। क्लियर हो रही बात? तो नेट एक्सटेंशन इन वाई एक्सिस भी पी अपॉन वाई इंटू एल 1 माइनस 2 सिग्मा। नेट एक्सटेंशन इन जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस भी इतनी ही बड़ी है भाई, ये तो हमने चलो निकाल लिया। ये क्या आ क्या रहा है, एक्चुअली हमने ये चीज निकाली कि अब एक्स एक्सिस कितना बढ़ गई है, वाई एक्सिस कितना बढ़ गई है, और जेड एक्सिस कितना बढ़ गई है। पहले एक्स एक्सिस कितनी थी, एल वाई बी जेड बी, तो वॉल्यूम कितना था, एल क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, साइड क्यूब। अब एक्स एक्सिस कितना हो गई बढ़कर, इतना, वाई एक्सिस भी इतना, और जेड एक्सिस भी इतना, यानी एक नया क्यूब बन गया, नया खंड बन गया जिसकी साइड इतनी है। क्लियर? तो अब देखिए इनिशियल वॉल्यूम कितना था, अगर मुझे बताओ, इनिशियल वॉल्यूम यानी पहले आयतन V1 वो था आपके पास एल क्यूब। क्लियर? पहला आयतन कितना था, एल क्यूब था। फाइनल वॉल्यूम, अब कितना वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम अब कितना वॉल्यूम आएगा, अब भी साइड का क्यूब करेंगे तो साइड कितनी है, P अपॉन वाई एल 1 माइनस 2 सिग्मा का होल क्यूब। तो इसको करेंगे तो P क्यूब
एक्चुअली इसमें एक चीज़ और देखनी है मैं, चेंज इन वॉल्यूम एक्चुअली, एक मिनट, हाँ यहाँ तक एक मिनट, हाँ यहाँ देखिएगा एक्सटेंशन निकल गया, हाँ थोड़ा सा दिक्कत होगी, ये एक्सटेंशन निकला एक्चुअली। नाउ अब जो लेंथ बनेगी, लेंथ, नाउ लेंथ ऑफ क्यू, पहले कितनी थी बेटा, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, पहले एल थी, पहले कितनी लेंथ थी एल, अब कितना बढ़ गई, एक्स भी इतना बढ़ गया, वाई भी इतना बढ़ गया और जेड भी इतना बढ़ चुका है, तो अब कितनी हो जाएगी बेटा, पहले एल थी, अब एक्स इतना बढ़ गया, वाई भी इतना बढ़ गया, जेड भी इतना बढ़ गया, तो अब हो जाएगी एल प्लस वो वैल्यू जो बड़ी है, तो बड़ी कितनी है, एल प्लस पी अपॉन वाई एल 1 माइनस 2 सिग्मा। अब ये क्लियर, अब बढ़कर इतनी हो गई, अब नया वॉल्यूम निकालेंगे, पहले वॉल्यूम कितना था, अब निकालते हैं वॉल्यूम वाला। तो इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियली वॉल्यूम कितना था, पहले आयतन कितना था बेटा V1, वो क्यों निकालते बताएंगे, एल क्यू। अब कितना आएगा, अब फाइनल वॉल्यूम इक्वल V2, कितना हो जाएगा V2, V2 इक्वल टू कितना लिखेंगे बेटा, 1 प्लस सॉरी L प्लस P अपॉन वाई L1 माइनस 2 सिग्मा का होल क्यूब। अब अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले तो L कॉमन है, देखो बेटा दोनों में L जब कॉमन आएगा तो क्यूब L बाहर आएगा तो L क्यूब अलग हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे L क्यूब, अंदर क्या बचा 1 प्लस P अपॉन वाई एंड 1 माइनस 2 सिग्मा, और इस पूरे का होल क्यूब। हमें ये सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये तो खैर आपको क्लियर होगा बेटा, एक का एक्सटेंशन निकालो, सबका सेम है ऐसे। अब हम दरअसल क्यों निकाल रहे हैं इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि हमें चाहिए चेंज इन वॉल्यूम, तभी बल्क मॉडुलस निकलेगा। इसको सॉल्व करो बेटा, एल क्यूब, तो सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब लगा लेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब लगाने पर देखो इसमें वैसे लगा लेते हैं, अभी आपको बताएंगे इसमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर बी, तो सॉरी यहाँ पे कर 3a स्क्वायर, a स्क्वायर इसका होगा 1 का, और ये तो मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा, ठीक है, एंड प्लस 3ab स्क्वायर, यानी यहाँ पे स्क्वायर होगा p स्क्वायर y स्क्वायर एंड 1 माइनस 2 सिग्मा। यहाँ पे आपको बेटा एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो चीज आपको ध्यान रखनी है, नेग्लेक्टिंग, यहाँ पे एक लाइन इसको थोड़ा ध्यान रखना, नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म, हायर ऑर्डर टर्म, हायर ऑर्डर टर्म का मतलब है जिनकी पावर 1 से ज्यादा आ रही है, उन वाले टर्म को अगर हम छोड़ दें, छोड़ना है हमको, क्योंकि वो वैल्यू बहुत कम है, तो स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बेटा इसमें भी सबसे बड़ी पावर क्यूब आएगी, ये भी छोड़ दो, ये पावर भी छूटेगी, ये तो सिंगल पावर है, ये भी छूट जाएगी, तो बचा क्या है एक्चुअल में क्या बचेगी वैल्यू, 1 प्लस 3py एंड 1 माइनस 2 सिग्मा, तो ये आया V2, क्लियर, ये क्या आएगा आपका वॉल्यूम V2। अब देखो चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकलेगा V2 माइनस V1, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, डेल्टा V, डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा V2 माइनस V1, तो V2 की वैल्यू कितनी आई, L क्यूब ब्रैकेट 1 प्लस 3p अपॉन y एंड 1 माइनस 2 सिग्मा एंड माइनस V1, V1 कितना था शुरू का वॉल्यूम L क्यूब, L क्यूब बेटा फिर कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 1 प्लस 3p अपॉन y एंड 1 माइनस 2 सिग्मा एंड माइनस 1 से 1 कैंसिल, देन L क्यूब 3p अपॉन y एंड 1 माइनस 2 सिग्मा, ये वैल्यू बची, क्लियर, ये हमारा आया चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V। नाउ अब हमें कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें चेंज इन वॉल्यूम आता हो, तो आपने पढ़ा था बल्क मॉडुलस, याद है बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या था, K इक्वल टू थ्रेस्ट यानी कि प्रतिबल P अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन यानी कि आयतन विकृति, तो आयतन विकृति क्या था डेल्टा V अपॉन V, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया बेटा, ध्यान दो मेरी बात पे, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, वहां पे माइनस ले जाते क्योंकि वॉल्यूम घट रहा था, क्योंकि प्रेशर ऊपर से लगा थे, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया,
तो चेंज, हाँ ठीक है, तो P इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, लगाओ बेटा वैल्यू, P इंटू ये V क्या होता है बेटा, शुरू का वॉल्यूम, तो शुरू का वॉल्यूम कितना है L क्यूब अपॉन डेल्टा V कितना आया L क्यूब 3P अपॉन वाई एंड 1 माइनस 2 सिग्मा। तो यहां से L क्यूब कट गया एंड P से कट गया P और y घूमकर चला जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा y अपॉन 3 1 माइनस 2 सिग्मा। अब जरा ध्यान दो, यहां क्या है, यहां इस तरफ k, तो ये वैल्यू डिवाइड में इस तरफ मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू इस तरफ आएंगे 3k 1 माइनस 2 सिग्मा। This is the relation between elastic constant This is the relation between elastic constant। पहला फॉर्मूला आपके सामने आ रहा है। बाकी जो फॉर्मूले हैं, जो अभी दो तीन रिलेशन, एक मेन रिलेशन बचा हुआ, वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और इस फॉर्मूले में अगर कहीं आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताइए। आपको पहले वाला कॉन्सेप्ट समझना है, सिर्फ एक्सटेंशन कैसे निकला और कंपैरिजन क्या हुआ, बस दो चीज। जब आप एक्सटेंशन कंपैरिजन समझ गए, सबका ऐसे निकालो, फिर सबका अलग अलग नेट टोटल कितना एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन मतलब बढ़ा, फिर जब वो वैल्यू बढ़ी तो नया वॉल्यूम जो बनेगा, नया घन जो बनेगा, उसकी साइड कितनी होगी, शुरू वाली साइड प्लस जो बढ़ा, फिर उसका वॉल्यूम निकाला V2, उससे पहले V1 निकाला, फिर चेंज इन वॉल्यूम निकाला, तो उसके बाद बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगा के हमने क्या निकाल दिया, y इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 सिग्मा। 101% यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाना है, यहाँ से इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, जिसमें हम इसके आगे के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो भी बढ़े। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि स्टील और रबड़ में कौन ज़्यादा इलास्टिक होगा, तो क्यों, तो उसका रीज़न है कि स्टील अधिक इलास्टिक होगा रबड़ के सामने। इलास्टिक का मतलब है कि किसी चीज़ को इलास्टिक यानी खींचने के लिए लगाया गया फोर्स, एक हिसाब से रियल मीनिंग। तो अगर हम रबड़ को खींचना चाहते हैं तो थोड़े से फोर्स से ही खींच सकते हैं, लेकिन स्टील को अगर हम खींचना चाहे, एक्सटेंशन करना चाहे स्टील का, तो उसको खींचने के लिए हमें अत्यधिक बल की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि स्टील के लिए वाई की वैल्यू ज़्यादा आती है यंग मॉडुलस, और रबड़ के लिए कम आती है, इसलिए स्टील अधिक प्रत्याश यानी मोर इलास्टिक होता है। नॉर्मल आप ये समझे, इलास्टिक का मतलब क्या है, किसी चीज़ को खींचना। स्टील को अगर आप खींचेंगे तो ज़्यादा वजन की जरूरत पड़ेगी खींचने के लिए ना, मोर ज़्यादा फोर्स लगेगा, और रबड़ के लिए कम फोर्स, जिसमें कम फोर्स लगा वो कम इलास्टिक, जिसमें ज़्यादा फोर्स लगा वो ज़्यादा इलास्टिक। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बाय बाय।